एक लड़का जिसकी 7 महीने पहले ही शादी हुई थी, एक दिन अपने रिश्तेदार को लेने के लिए बस स्टैंड पे जाता है, लेकिन उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आता है और आखिरकार अगले दिन उस लड़के की डेड बॉडी एक जंगल में पुलिस वालों को बरामद होती है। लेकिन जैसे ही उस लड़के की मौत की खबर उसके घर परिवार वालों को मालूम चलता है, सबका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। खास करके गांव वाले जब उस लड़के के पत्नी को रोते हुए देखते हैं, सबकी आंखें नम हो जाती है। हर कोई सिर्फ एक ही बात कहता है, कैसी इस लड़की की किस्मत है जिसकी 7 महीने पहले ही अभी शादी हुई थी और इसका पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया। लेकिन पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है, जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो हर किसी का होश उड़ा जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कहीं ना कहीं इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आगरा और इसी आगरा का एक थाना पड़ता है खेरागढ़। खेरागढ़ के अंतर्गत एक गांव आता है नगला उदैया। इसी नगला उदैया का रहने वाला झम्मन, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, आज से ठीक 7 महीने पहले झम्मन इसी फतेहपुर सिकरी की रहने वाली भूदेवी से शादी कर अपने घर लेकर आता है। भूदेवी, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत, भूदेवी को अपने जीवन में पाकर के झम्मन बेहद ही खुश था। बड़े खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लगभग 7 महीनों का सफर बड़े ही खुशहाल तरीके से व्यतीत होता है कि एक दिन 23 दिसंबर 2022 को भूदेवी अपने पति झम्मन से कहती है कि आज मेरा मौसेरा भाई घर आने वाला है, जाइए उसे बस स्टैंड से रिसीव करके लेकर आइए। झम्मन भी तुरंत अपने घर से निकल जाता है, लेकिन उसके बाद से घर ही वापस नहीं आता है। भूदेवी भी अपने पति के नंबर पे जब फोन करती है, नंबर भी स्विच ऑफ बताता है। पूरे घर परिवार वाले उसकी हर जगहों पे तलाशी करते हैं, झम्मन का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन झम्मन अगले दिन तक भी घर वापस नहीं आता है। और आखिरकार इसी खेरागढ़ के बुरहरा जंगल में झम्मन की डेड बॉडी पुलिस वालों को बरामद होती है। दरअसल झम्मन के सर में किसी ने गोली मार दिया था। पुलिस तुरंत ही झम्मन की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस जब झम्मन के घर परिवार वालों से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि आखिरकार झम्मन के साथ में इस तरह की हरकत कौन कर सकता है, तो झम्मन के घर का हर व्यक्ति सिर्फ एक ही बात कहता है कि साहब, हमें किसी पे शक नहीं है। आखिरकार पुलिस अज्ञात नाम पे मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। देखते ही देखते समय गुजरने लगता है, पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन अपराधी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। आखिरकार पुलिस झम्मन के मोबाइल का सीडीआर निकालती है, उसका लोकेशन पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरी बार झम्मन किससे बातचीत किया था। पुलिस जब झम्मन के मोबाइल का सीडीआर निकालती है, तो पता चलता है कि झम्मन आखिरी बार अपनी ही पत्नी भूदेवी से बातचीत किया था। पुलिस तुरंत ही भूदेवी से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे पहुंचती है। पुलिस जब भूदेवी से पूछताछ करती है, तो भूदेवी कहती है कि साहब, मैंने अपने पति को सिर्फ इसलिए फ़ोन की थी ये जानने के लिए कि मेरा भाई अभी तक पहुंचा है कि नहीं। लेकिन उसके बाद से जब मैं दोबारा फ़ोन कर रही थी, तो मेरे पति का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार झम्मन बुरहरा के जंगल में कैसे पहुंचा। लेकिन जब भूदेवी पुलिस वालों के सवालों का जवाब दे रही थी, पुलिस वालों को न जाने क्यों भूदेवी के ऊपर शक चला जाता है। लेकिन शक के आधार पर पुलिस वाले भूदेवी को अपने कस्टडी में नहीं ले सकते हैं। इसीलिए पुलिस अब इंटरनल ही इस केस की छानबीन करना शुरू करती है और आखिरकार पुलिस अब भूदेवी के मोबाइल का सीडीआर निकालती है। लेकिन जैसे ही पुलिस भूदेवी के मोबाइल का सीडीआर निकालती है, एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल उसमें एक ऐसा नंबर मौजूद था जिस पे भूदेवी लगातार पिछले कई महीनों से बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है, तो पता चलता है कि वो नंबर किसी पप्पू उर्फ प्रियंकेश के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये पप्पू कोई और नहीं बल्कि भूदेवी के ही गांव के फतेहपुर सिकरी का रहने वाला है। पुलिस जब पप्पू के नंबर का लोकेशन निकालती है, तो पता चलता है कि पप्पू का नंबर का लोकेशन भी वहीं पे मौजूद था जहां पे आखिरी लोकेशन झम्मन का दिखा रहा था। अब पुलिस इसी के आधार पर तुरंत ही भूदेवी को अपने कस्टडी में लेती है और फिर उससे पूछताछ करती है, सारी डिटेल सामने रख करके। और पुलिस अब भूदेवी से पूछताछ जब करना शुरू करती है, तो आखिरकार भूदेवी अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताती है, तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है। भूदेवी बताती है कि दरअसल मेरा और पप्पू का पिछले 4 सालों से लव अफेयर चल रहा था। पप्पू और भूदेवी दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ चुके थे कि दोनों ने शादी करने का फैसला तक कर लिया था। एक दिन भूदेवी अपने घर परिवार वालों से
अपने आशिक पप्पू से शादी करने के लिए बातचीत करती है। लेकिन जैसे ही भूदेवी अपने आशिक से शादी के लिए बातचीत करती है, भूदेवी के घर परिवार वाले इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं और एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारी शादी पप्पू से नहीं हो सकती है, क्योंकि पप्पू हमारे ही गांव का रहने वाला है और तुम्हारी शादी हम अपने गांव में नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब भूदेवी के घर परिवार वालों को डर सताने लगता है कि कहीं आज नहीं तो कल भूदेवी अपने आशिक के साथ फरार न हो जाए। इसीलिए अब भूदेवी के घर परिवार वाले एक लड़की की तलाशी करना शुरू कर देते हैं कि जल्द से जल्द भूदेवी की शादी कर दी जाए। और आखिरकार भूदेवी के घर परिवार वालों को अपनी तलाशी पूरी होती है और झम्मन मिल जाता है। और फिर भूदेवी के मर्जी के खिलाफ जा करके उसके घर परिवार वाले भूदेवी की शादी झम्मन से करा देते हैं। भूदेवी झम्मन से शादी करके अपने ससुराल तो आ जाती है, लेकिन अपने आशिक से बातचीत करना नहीं बंद करती है। दरअसल भूदेवी अपने पति झम्मन से भी आए दिन झगड़ा तकरार करती है कि किसी भी वजह से झम्मन अपने पत्नी को छोड़ दे, लेकिन झम्मन किसी भी कीमत पे अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था और अक्सर भूदेवी अपने पति से छुप छुपा करके अपने आशिक से बातचीत करती है। लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाती है और आखिरकार एक दिन झम्मन को अपनी पत्नी की सच्चाई मालूम चल जाता है कि उसकी पत्नी किसी लड़के से बातचीत कर। लेकिन भूदेवी कौन से लड़के से बातचीत करती है, उस लड़की की पहचान झम्मन को नहीं हो पाती है। लेकिन जब झम्मन को मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का किसी लड़के के साथ में अफेयर चल रहा है, झम्मन काफी गुस्से में आता है और अपने पत्नी से कहता है कि जिस दिन तुम्हारा आशिक मुझे मिल जाएगा, उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दूंगा। भूदेवी को भी लगता है कि उसका पति अब उसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ेगा और अगर मेरा आशिक इसके सामने आ जाएगा तो आज नहीं तो कल हो सकता है जो उसने बोला है वो सच कर दिखाएगा। इसीलिए भूदेवी अपने आशिक के साथ मिल करके एक षड्यंत्र बनाती है और इस षड्यंत्र के तहत अपने पति को इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देती है। इसी प्लान के तहत एक दिन पप्पू ग्वालियर जाता है। दरअसल ग्वालियर में पप्पू की अपनी एक बहन होती है। अपने बहन के यहाँ ग्वालियर में जाता है और वहीं से एक पिस्टल किराए पर लेता है और साथ में 5 कारतूस भी लेता है और साथ ही साथ इस षड्यंत्र में पप्पू अपने भांजे को भी शामिल कर लेता है, जिसका नाम है कमल सिंह, और कमल सिंह को इस पूरे षड्यंत्र के बारे में बताता है। लेकिन इससे पहले पप्पू ने कभी गोली नहीं चलाया था, इसीलिए उन 5 गोलियों में से एक गोली वहीं पे चला करके प्रैक्टिस करता है और फिर वहां से एक पिस्टल और 4 गोलियां लेकर के अपने षड्यंत्र के साथ चलता है। लेकिन जैसे ही वहां से चलता है, अपने षड्यंत्र के साथ ही कुछ शराब की बोतलें भी लेकर के आता है और फिर भूदेवी अपने पति से कहती है कि आज मेरा मौसेरा भाई घर आने वाला है। जैसे ही 23 दिसंबर 2022 को झमन अपने पत्नी के मौसेरे भाई को लेने के लिए जाता है तो वहां पे पप्पू मिलता है। पप्पू को देख करके झमन पहचान नहीं पाता है कि दरअसल यही पप्पू मेरे पत्नी का आशिक है। दरअसल अपने आशिक को ही भूदेवी ने मौसेरा भाई बना दिया था। लेकिन जैसे ही वहां पे झमन पहुंचता है, पप्पू कहता है कि हम घर तो चलेंगे, लेकिन मैं अपने साथ में कुछ शराब लेकर के आया हूँ, क्यों ना घर पहुंचने से पहले शराब पी लेते हैं, कोई सुनसान जगह बताओ। झमन भी उसकी बातों में आ जाता है और इसी खेरागढ़ के बुरहरा जंगल में लेकर के जाता है कि चलो वहीं पे शराब पीते हैं और उसके बाद से घर जाएंगे। लेकिन जैसे ही इस बुरहरा के जंगल में पहुंचता है, तुरंत ही अपने षड्यंत्र के तहत पप्पू अपने पास से रिवॉल्वर निकालता है और तुरंत ही एक गोली झमन के सर में मार देता है और उसके बाद से उसकी डेड बॉडी को वहीं पे छोड़ करके अपना नंबर बंद करके और वहां से फरार हो जाता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी भूदेवी पुलिस वालों को बताती है तो इसी के तहरीर पे पुलिस तुरंत ही भूदेवी के आशिक पप्पू और उसके भांजे कमल सिंह को भी अपने कस्टडी में लेती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, लोगों को जब मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है। फिलहाल पुलिस ने भूदेवी, उसके आशिक पप्पू और उसके भांजे कमल सिंह को, इन तीनों को अपने कस्टडी में लेकर के इन पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।